हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर 2 को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से, स्पेशल 11th वाले के लिए और यूपीएससी वालों के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज देखेंगे सेकेंड चैप्टर, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यायावर साम्राज्य कौन थे। यायावर कौन होते थे? जो घुमंतु प्रवृत्ति के जाति होते थे, जो घुमक्कर होते थे, यानी अपने साधनों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे भोजन की तलाश में, कृषि के लिए, उन्हें ही यायावर साम्राज्य कहते थे। 3 महाद्वीप कौन कौन फैला हुआ है? तो अफ्रीका और यूरोप एंड एशिया, इन सब को हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये घुमंतु यानी घुमक्कर प्रवृत्ति के लोग का जो कृषि देख सकते हैं, ये साधन है। आप लोग आगे देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य क्या था? मेसोपोटामिया जो है फारस के खाड़ी, इराक, ईरान, ये सब देशों से होकर में एक बसा हुआ शहर था, जो फराक नदी के किनारे बसा हुआ था। तो साम्राज्य में स्थापित होने के 2 शताब्दी तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य शासन निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6ठी शताब्दी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण कंट्रोल स्थापित कर लिया था। ठीक है। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन थे? तो पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका जो होते थे, वही उसी क्षेत्र में। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ। इस वजह से पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले, काला सागर जो है यूक्रेन, रूस, ये सब देश होकर गुजरती है, उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के यानी घुमक्कर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज नागरिक। एथेंस जो है यूरोप पहाड़ी वगैरह में है। ठीक है। इसी एथेंस को ही हम लोग पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थल भी कहते हैं। यह यूरोप का पहला शहर है एथेंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर। यूनानियों में मेसिटोज राज्य के राजा जो थे सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह लगभग भारत में बात करें तो 19 महीने तक भारत में रहा। विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। इसके पिता की बात करें तो फिलिप थे, और इसके गुरु जो थे अरस्तु थे। ठीक है। इसका सेनापति की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर था। सैन्य अभियान के लिए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में व्यास नदी तक के क्षेत्र, यानी व्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। याद रखिएगा, इस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिपाशा नदी पुराना नाम था। व्यास के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया, यानी भारत की ओर। सिकंदर का सैन्य बल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के कंट्रोल में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी ने हेलेनाइजेशन कहा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनानीकरण को हेलेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज कहते हैं। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी लैंग्वेज बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई, तहस-नहस हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यह यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही महत्वपूर्ण संस्कृतियों के रूप में ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति
की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में से पता चलेगा कि सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक खोट का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इटालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शताब्दी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर कंट्रोल कर लिया। पूर्वी भूमध्य सागर जो है उन पे कंट्रोल कर लिया, जैसे कि अफ्रीका वगैरह, ठीक है। उस समय रोम एक गणतंत्र राज था या देश था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य पावर एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे हैं, यानी पार्ट रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर, सैन्य नायक कौन थे? उच्च कुल का, हाई कुल का। तो जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातिनी जो रोम में बोली जाने वाली एक भाषा थी, क्या? तो लातिनी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा के ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोग में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा यानी प्यारा आदर भाव था। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए, चंजीवल हुए। चतुर्थी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कौन थे? तो कॉन्स्टेंटाइन जो रोम के पहले ईसाई साम्राज्य था, ईसाई बनने के बाद रोम का पहला ईसाई साम्राज्य था, बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया। किसको? तो रोम को। रोम का कैपिटल की बात करें तो इटली आता है, रोम को बांट दिया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र जैसे गोट, विसिगोट, वेंडल व अन्य की जनजातियों, ये सब जनजातियाँ हैं, ये सब इसको याद रखिएगा, ठीक है। रोम के पश्चिमी जनजाति तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती और तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि यानी इंक्रीज कर दी और ये मतभेद बढ़ते गए, यानी उन दोनों में जो है मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः 5वीं शताब्दी आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शताब्दी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य के पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। देख सकते हैं कोरिंथ के यूनानी नगर के जो है भग्नावशेष है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कोरिंथ नगर कहाँ? यूनानी शहर जो यहूदी धर्म से, ये सब यहूदी धर्म के थे, एक शहर है, देख सकते हैं इस टाइप का था, एक पहाड़ है, फिर वहाँ उसके नीचे इस टाइप का उनके शहर है। 7वीं शताब्दी ईस्वी और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कस्टोनिया केंद्रित की अधिकांश जो है भूमि पर अरब साम्राज्य में अधिकार कर लिया। 10वीं में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म की बात करें तो 570, याद रखिएगा 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का जो अरब में है, ठीक है, जिन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की और अनुयायियों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके इलाके को यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि में उत्तर के पशुचारी लोगों, जो विभिन्न तुर्की जनजाति होते थे पशुचारक, को आकर्षित किया। उन्होंने प्रायः इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना कंट्रोल कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। तो कौन थे? मंगोल, जो चंगेज़ खां इसके मंगोल के संस्थापक थे और चंगेज़ खां के वंशज थे मंगोल, ठीक है। चंगेज़ खां और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं
शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाने के और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर कंट्रोल की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्व प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी, एक्सेप्ट की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं जैसे फारसी, यूनानी, लाटिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई, वहाँ का मुख्य हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसके एक वजह यह था कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारियों लोगों के संबंध में आ गए घुमंटू वगैरह जो होते थे, संकट के कारण भी था। इन पशुचारियों लोगों ने इन साम्राज्यों को व्यापार में तो देखते हैं। 10वीं की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा हुआ। कब? तो 714 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग। ये मस्जिद है। समर्थन मिलता ही था। साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम यानी कठोर श्रम भी उनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज़ खां जो मंगोल के वंशज थे, इसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित करते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदय हुआ और इस्लाम धर्म जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में उद्भूत हुआ विषय भी सत्य था। ये इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। जो ये कुरैश कबीले से संबंधित थे। किस कबीले से? तो कुरैश कबीले से संबंधित थे। उनके पिता जो थे अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन जो किए थे, उसका जो है लालन और पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। कालक्रम 2 जो लगभग 100 ईस्वी इस पूर्व से लेके 1300 ईस्वी तक को कालखंड को हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। ये इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य है। उनमें कुछ जैसे रोमन साम्राज्य, कौन साम्राज्य? रोमन साम्राज्य जो होते थे, रोमन साम्राज्य उसके बाद बहुत बड़े और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का भी उदय हुआ। जैसे बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध वगैरह जो थे, उन सब का संस्थाओं से जुड़े हुए बहुत संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई, विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का भी हिस्सा है, इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। तो देखते हैं क्या क्या था। 100 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच को देखेंगे। समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई से केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए। ठीक है। उसके बाद अफ्रीका की बात है। यूरोप में स्पार्टेकस जो करीब 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते थे, यूरोप में थे इस काल में। इस पीरियड 50 से 1 ईस्वी तक, 50 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक में क्या था? तो उस टाइम में क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी जो 51 से 30 ईस्वी पूर्व में। रोम में कोलसम का निर्माण 73 ईस्वी पूर्व में हुई। फिर देखेंगे हम लोग 100 से 150 ईस्वी को देखेंगे। सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई इसी टाइम में पीरियड। रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर थे जो यूरोप में। ठीक है। फिर 150 से 200 ईस्वी के बीच को देखेंगे। सिकंदरिया में टोलमी ने भूगोल पर
एक पुस्तक लिखी। किसने? टोलमी, जो 100 ईस्वी पूर्व में भूगोलवेत्ता थे। यह मिस्र का एक निवासी था, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे 300 से 350 ईस्वी को एक्स में 300 में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनते ही कुस्टुतुनिया नगर की स्थापना करते हैं। किसकी? तो कुस्टुतुनिया, जो तुर्की का प्रसिद्ध एक नगर है, जो मारमारा सागर, जो कौन? मारमारा सागर और जो है बॉस्फोरस जल संधि के संगम पर है। ठीक है, ये फिर हम लोग 350 से 400 ईस्वी को देखेंगे। रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिम में 2 बराबर भागों में विभाजन। यूरोप में 400 से 450 ईस्वी को देखेंगे। यूरोप में वेंडल लोगों के द्वारा उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना 429 ईस्वी में। यूरोप में देखेंगे उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण 450 से 500 ईस्वी के काल खंड में देखेंगे। गॉल, फ्रांस के क्लोविस का ईसाई धर्म को अपनाना 496 में। फिर 500 से 550 में देखेंगे इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना 526 में, इसको याद रखिएगा। इंग्लैंड में सेंट ऑगस्टीन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत 596 में। गेंगरो महान 590 द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखी गई। ठीक है, रोमन में। ठीक है, 600 से 650 में कुछ मुसलमानों का अबिसिनिया 615 के प्रवास यानी हिजरा, प्रवास जो होते थे, जो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, उसी को हिजरा घुमंतू वगैरह होते थे। ठीक है, उसको देखेंगे 650 से। फिर हम लोग 650 से 700 ईस्वी में देखेंगे अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित नूबियों से संधि करते हुए 652 में। फिर देखेंगे बेरे द्वारा अंग्रेज चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। फिर 800 से 850 के काल में देखेंगे ईस्वी में घाना में राज्य का उदय हुआ। कहाँ? तो घाना, जो इसका फर्स्ट कैपिटल अकरा वगैरह था। शार्लमेन फ्रैंको के राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई यूरोप में। ये यूरोप में देखेंगे। ठीक है, उपाधि दी गई। फिर हम लोग आगे देखेंगे 850 से 900 ईस्वी में यूरोप में केव और नोगोर्ड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना हुई। फिर 950 से 1000 ईस्वी को देखेंगे। फिर उसके बाद 1000 से 1050 के बीच का देखेंगे। इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना 1030 में की गई। 1050 से लेकर 1100 ईस्वी के कालखंड में अल मोरविद राज, जो 1056 से 1147 तक जो इसका पीरियड रहा, का घाना के दक्षिणी स्पेस तक विस्तार रहा घाना के। फिर यूरोप में नॉर्मेंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना 1066 ईस्वी में। प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा कब हुई? इंपॉर्टेंट है, यूरोप में 1095 में। 1100 से 1150 ईस्वी के बीच जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे का शिल्प कृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में उदय होना 1120 से 1450 का पीरियड था ये। ठीक है, फिर 1150 से 1200 ईस्वी को देखेंगे। यूरोप में नोट्रे दम कैथेड्रल के निर्माण का कार्य का आरंभ 1163 में। यूरोप में 1200 से 1250 के बीच ईस्वी तक। इथोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना कब हुई? इथोपिया में तो 1200 ईस्वी में। पश्चिम अफ्रीका माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। किसके केंद्र के रूप में? तो शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ अफ्रीका में। ठीक है, क्या नाम था? टिम्बकटू। ठीक है, संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना 1209 में। यूरोप में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लेडीज का विद्रोह, राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत जो थे। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? जिसे स्वतंत्रता का एक महान चार्टर वगैरह होते थे, उस टाइप का। 1250 से 1300 ईस्वी के पीरियड को देखेंगे। ऑस्ट्रिया में 1918 ईस्वी तक राज्य करने वाले हैब्सबर्ग वंश की स्थापना। हैब्सबर्ग वंश जर्मनी के एक राजा जो थे रुडोल्फ प्रथम, इसी के संस्थापक थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एशिया, दक्षिणी एशिया को देखेंगे। 1000 से 50 ईस्वी पूर्व में चीन में हान साम्राज्य, चीन में जो थे हान साम्राज्य और एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास कैसे हुई? रेशम जो
सूती वस्त्र वगैरह का निर्माण होती थी। शक साम्राज्य कनिष्क इसके संस्थापक वगैरह थे, जो 78 ईस्वी में की थी शक साम्राज्य वगैरह का। तो और बाकवी यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना, दक्कन में सातवाहनों वंश का उदय को देखेंगे। सातवाहन वंश सिमुक जो इसके संस्थापक थे, 50 से 1 ईस्वी तक तक को देखेंगे। दक्षिण पूर्व एवं एशिया और यूरोप में बढ़ता हुआ व्यापार कैसे बढ़ रही थी। 1 ईस्वी से 50 ईस्वी के बीच हम लोग एशिया में देखेंगे रोम साम्राज्य के एक प्रांत जुटिया में ईसा अरब व रोमन साम्राज्य 24 ईस्वी में। फिर हम लोग 50 से 100 ईस्वी के बीच देखेंगे एशिया में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के कुषाण राज्य की स्थापना को देखेंगे। तो कुषाण राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कड़फिसेस जो थे वो सबको देखेंगे। 100 से 150 ईस्वी के चीन में कागज़ का आविष्कार, 118 में प्रथम भूकंप प्रलेखी का निर्माण, 132 में 200 से 250 ईस्वी के बीच हान साम्राज्य का अंत हुआ। कौन साम्राज्य का, तो हान साम्राज्य जो थे उनका अंत हुआ 221 में। फ्रांस में ससानियों का राज 226 में। तो 250 से 300 ईस्वी के बीच राजमहल में चाय और चीन 226। चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग चीन में 270 में। 300 से 350 के बीच चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग जो होते थे। रकाब का मतलब क्या होता है, एक सवार को अधिक स्थिरता प्रदान करना, या स्थिर से बैठ जाते हैं प्रदान किया जाता है। देख गुप्त वंश की स्थापना 320 में देखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त जो थे इन सबको देखेंगे। फिर फासियन चीन से भारत की यात्रा पे फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, 14 वर्ष तक भारत में रहे, उनको देखेंगे। फिर आर्यभट्ट खगोल विज्ञान और गणितज्ञ जो थे, जीरो का शून्य वगैरह की खोज किए थे। ये का पीरियड था उसका 400 से 450 ईस्वी में। 500 से 600 ईस्वी के बीच जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। कब, 594 में। चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 5 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण हुआ। 584 से 618 के बीच ऐहोल और बादामी में चालुक्य मंदिरों का निर्माण। ऐहोल जो चालुक्यों का एक राजधानी था, ठीक है। बादामी जो वातापी इसका राजधानी था, कहाँ का, बादामी का, जो कर्नाटक वगैरह में भारत में। 600 से 650 ईस्वी के बीच चीन में टांग वंश 618 में हजरत मोहम्मद का मदीना की और प्रस्थान, हिजरी युग का आरंभ 622 में। ससानी साम्राज्य का पतन 642 में। इम्पोर्टेंट है, ये नोट करेंगे। जुआंग का चीन में से भारत की ओर प्रस्थान और नालंदा शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय हुआ। ह्वेनसान, ठीक है, हर्षवर्धन के काल वगैरह में यहाँ ह्वेनसान होना चाहिए। 650 से 700 ईस्वी में उमैया खिलाफत 661 से 750 के बीच। 700 से 750 के बीच ईस्वी के बीच देखें उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय। चीन में टांग वंश की स्थापना। कौन वंश की स्थापना, तो टांग वंश का स्थापना, जो ली युआंग था इसका संस्थापक। अरबों को सिंध पर विजय 712 में देखेंगे, ठीक है। अरब जो सिंध पर विजय 712 मोहम्मद बिन कासिम जो किए थे प्रथम, वो सबको देखेंगे। फिर 750 से 800 के बीच के कालखंड जो था अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद का एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र था। 800 से 850 ईस्वी के बीच कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना। 850 से 900 के बीच प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन में 868 ईस्वी में। अब कंबोडिया में जो है एक अंकोर वाट का जो मंदिर है, क्या चीज़ का, तो उसको वो विष्णु भगवान के लिए है। फिर 950 से 1000 के बीच चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ। फिर 1000 से 1050 ईस्वी के बीच इब्न सीना एक फारसी डॉक्टर चिकित्सा के रूप में एक पुस्तक लिखता है, जिसका अनुसरण सदियों तक किया जाता है। महमूद गजनी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण, अलबरूनी का भारत आगमन इसी के काल में इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनी के काल में तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण। फिर 1050 से 1100 ईस्वी के बीच अल्प अरसालाना द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075 में। 1100 से 1150 ईस्वी के बीच चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण। आतिशबाजी पटाखा हो गया। कलहन द्वारा राजतरंगिणी की रचना, इम्पोर्टेंट है इसको। 1150 से 1200 ईस्वी में कंबोडिया का अंकोर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर। 1880 में अंकोर वाट में मंदिर का प्रांगण, जो विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध थे, भगवान विष्णु के लिए सबसे बड़ा मंदिर है।
1200 से 1250 के बीच जो हम लोग देखेंगे चंगेज़ खान द्वारा जो मंगोल के वंशज थे सत्ता को डिट करना 1206 में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में देखेंगे। 1250 से 1300 के बीच चंगेज़ खान का पोता कुबलई खान चीन का सम्राट बनते हैं। कौन बनते हैं? चीन का सम्राट बनते हैं। उसका अमीर खुसरो जो अकबर वगैरह के काल में आगे चलकर मुगल काल में जाते हैं। 1253 से 1325 में कविता की संगति के नए रूपों को शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबको देखेंगे आगे। देखते हैं हम लोग। फिर अमेरिका का ये देख सकते हैं। मेक्सिको में 300 से 350 में टिहुकान नगर राज्य की स्थापना। माया के अनुष्ठानिक केंद्र, खगोल शास्त्र का विज्ञान, चित्रमय लिपि, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग आगे। फिर हम लोग देखेंगे 950 से 1000 के बीच उत्तर अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण लगभग 990 में। देखते हैं पोलिनेशिया में के मोरी मार्ग निर्देशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज हुई। किसकी खोज हुई? तो न्यूजीलैंड की खोज ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप वगैरह के क्षेत्र में 1050 से 1100 ईस्वी में पोलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार मूलतः दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई। इस पीरियड में देखते हैं आप 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य क्या था? रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। कौन? तो एक रोम साम्राज्य, ठीक है। इसके विशाल राज्य में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका की बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, सवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक सोशलोजिस्ट समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वे लोग जो थे सब कुछ से परिपक्व थे, ठीक है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दासश्रम के बल पे चलती थी, यानी दासश्रम के बल पे चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं का विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है, बहुत ही विशाल भंडार। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज था थर्ड में। भौतिक अवशेष पाठ्य स्रोतों में शामिल है। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रति वर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई थी। पांडुलिपियों के रूप में लिखते थे, यानी पांडुलिपि जो होते थे एक हस्तलिखित होते थे हाथ के थ्रू। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए। बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र में उगा करता था। उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा का जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए। पेपायरोलॉजिस्ट यानी पेपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज से मिलती है, जैसे इमारतें, स्मारक, अन्य प्रकार की स्ट्रक्चर, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत में अतीत के बारे में, बीते हुए के बारे में इस एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों को अंत संबंध बनाता है उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। तो हम लोग देखते हैं पेपायरस का एक पत्र है जो इस टाइप के थे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर ईसा मसीह जो थे उसके जन्म
ईसा मसीह के जन्म की बात करें तो ईसा मसीह का जो जन्म ईसाई धर्म के यह संस्थापक थे। इसका ग्रंथ की बात करें तो बाइबिल था। माता मेरी और पिता जोसेफ थे, ठीक है। इसका शिष्य जो थे एंड्रूस और पीटर थे। देखते हैं लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि को अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। जो 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान, जो जिसकी कैपिटल तेहरान वगैरह है, तेहरान है, के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करता था, ठीक है। कौन सा नदी? फरात नदी, जो तुर्की, सीरिया, ईरान वगैरह में से बहती हुई आती है, अलग करती है। इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालेंगे तो देखेंगे यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप पर एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर जो अफ्रीका, यूरोप, इन सब महाद्वीप में फैला हुआ है, ठीक है। यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियों जैसे राइन और डैन्यूब से होता है। जो डैन्यूब नदी जर्मनी में है और राइन नदी स्विट्जरलैंड वगैरह में जो है। दक्षिणी सीमा सहारा नामक की या विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, देख सकते हैं ये मैप है जिसमें से हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, जो काला सागर यहाँ है। काला सागर जो यूक्रेन, रूस, तुर्की, जॉर्जिया, इन सब देश से टच होती है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एड्रियाटिक सागर जो इटली एवं बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं लाल सागर है यहाँ नीचे, जो मिस्र और सूडान के बीच वगैरह में है। इस तरह से हम लोग देखेंगे आज। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग आगे देख सकते हैं यहाँ डैन्यूब नदी जर्मनी में है, राइन नदी स्विट्जरलैंड। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं, ठीक है। इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिणी, कैस्पियन सागर जो है काकेशस प्रवस्त के पूर्व में है, जो रूस और कजाकिस्तान देश को अलग करती है। दक्षिण पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के कंट्रोल में थे। इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग टा चीन, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल क्या था? रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। किसको? तो रोमन को। इम्पोर्टेंट है। इन 2 चरणों के बीच 3री शताब्दी का समय था जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक भी संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता था। 2 महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर था। यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पारसियाई तथा बाद में ससानी राजवंश, बाद में कौन थे? ससानी ईरान पर शासन किया। ईरान कहाँ किया? तो ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्र तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, बॉन्ड बनाए रखते थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, लातिनी और यूनानी जो रोम साम्राज्य में, ठीक है। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चिरता हुआ पार करती अफ्रीकी प्रांत ट्रिपोलिटानिया जो कि लातिनी भाषा था, और सायरेनाइका जो यूनानी भाषा होते थे, क्या? सायरेनाइका बीच के से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे एकमात्र शासन यानी सम्राट ही
की ही प्रजाति है, चाहे वे किसी भी कहीं भी रहते और कोई भी भाषा बोलते थे। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में, किसने? तो ऑगस्टस, जो रोमन प्रिंसेप के संस्थापक भी माना जाता है इसको, जो राज स्थापित किया उसे प्रिंसेप, देखिए प्रिंसेपेट कहा जाता है। किसको कहते हैं? ऑगस्टस को, रोमन का। ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वे केवल एक प्रमुख नागरिक यानी लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, जो निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट को किसको सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था? सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना कंट्रोल रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व भी कई शताब्दियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व करता था, जो रिच होते थे, शासक परिवार होते थे उनको। लेकिन आगे चलकर इसमें इटालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी जाती है, किसमें? तो लातिनी में, जो जहाँ के प्रिंसेप कौन थे? ऑगस्टस, और इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, यानी बुरी नज़र से देखते थे, उनको एक शक की नज़र से देखते थे, या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटर को यह एहसास जरूर हो गया कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। यानी युद्ध को एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषताएं थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे, और उसके बाद निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारण करने की शक्ति भी सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेता था। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना की से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3वीं शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर टैक्स लगाने पड़े थे। सैन्य की देखरेख के लिए उनकी जितनी भी ख्वाहिशें थी उनको पूरा करने के लिए। संक्षेप में सम्राट अभिजात वर्ग और सेना सम्राट के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना कंट्रोल रख पाते थे, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध हो जाता था। ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथा संभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। पिता एक राजपुत्र को मिलता था जो राजा के पुत्र होते थे, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण के लिए टिबेरियस 1437 ईस्वी में जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों से दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस जो तो रोमन के प्रिंसेप थे का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन में सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। ऑगस्टस ने टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि
इसमें से अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 117 यानी 4 साल ईस्वी में चलाया। इसके द्वारा उसने फराट नदी के पास, फराट नदी जो है तुर्की, सीरिया, इराक इन सब में है पास क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। आइए कुछ छूटा हुआ देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ इस साम्राज्य में गणतंत्र जो रिपब्लिक होते हैं ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित रहता था। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिन्हें अभिजात कहा जाता था। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। गणतंत्र 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, किसके? जूलियस सीजर जो थे उनके दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और अगस्टस नाम से रोम सम्राट का बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को यंग पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, उसे ही बलात् सेना कहते थे। देखते हैं ये रोम के फोरम जूलियम की दुकानें हैं। पुराने रोम फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों यानी पिलर, इस चौक या चौक जिसको पियाजा कहते थे रोम में, इस तरह से देखते हैं लगा हुआ है। रोम में दुकानें वगैरह है। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष होता था। सम्राट ट्राजान का स्वप्न यानी सपना, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप के पीड़ित एंटिओक में सदियों के बाद, कहा तो एंटिओक में सदियों के बाद 115 से 116 ईस्वी तक 116 में ट्राजान फ्राट नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला गया। ये इम्पोर्टेंट है। फिर वह फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाली किसी वाणिज्यिक पोत को, नाव को लालित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। ठीक है। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्येक शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज फ्राट नदी के पश्चिम रोम क्षेत्र की ओर पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस बराबर 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी, इम्प्योर। वास्तव में इटली जिसकी कैपिटल रोम है, सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था। साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे, उनसे टैक्स वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था तो रोमन साम्राज्य जो थे स्कॉटलैंड जो यूके यूनाइटेड किंगडम वगैरह में है, आर्मेनिया की सीमाओं तक, कहा तो आर्मेनिया जिसकी कैपिटल येरेवन जो थे, मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा था उस टाइम में आर्मेनिया, सीमाओं तक, और सहारा अफ्रीका फरात नदी और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े इस तरह के इलाकों पर कंट्रोल रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस तरह से शहरीकरण
में खोजा जा सकता था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर कंट्रोल रखा जाता था। भूमध्य सागरों के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जो कार्थेज, सिकंदरारियाई, एंटियोक, इन सब बड़े में इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार पर थे। इन्हें शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाने में सफल हो पाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को टैक्स वसूली और अपने कर्ज वसूली अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में एक्टिव सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक वितरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त होता था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस जो 253 से 268 ईस्वी तक पीरियड में उन सेनेटरों को सैनिक कमांड से हटा कर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी ताकि साम्राज्य का कंट्रोल उनके हाथों से न जाने पाए। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वह वर्षों और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों से सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी और पहले इटली तक ही सीमित था भी थे। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए एक सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य के राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला। इटली जो थे जिसका कैपिटल रोम था, इसका पतन होते चला और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों के नए सम्राट वर्गों के उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, जिसको मजिस्ट्रेट कहते थे, नगर परिषद, सिटी काउंसिल होते थे और अपना एक सुनिश्चित राज क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों को दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था, जिसे विशेष तहत एक दर्जा मिलता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी उसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। आइए कुछ देखते हैं छोटा हुआ। ये देख सकते हैं हम लोग निकटवर्ती पूर्व क्या था। रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था कि भूमध्य बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जो शहर था सबसे पुराना के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब वगैरह थे। ये स्थानीय राज थे जो रोम के आश्रित थे और भरोसा जो निकटवर्ती राज थे उनके बारे में ये कहा जाता है। देख सकते हैं नाइम्स के पास पांडु गार्ड फ्रांस प्रथम सदी के रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतु का निर्माण किया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग रोम के इंजीनियर के द्वारा कितनी विशाल थी ये पानी ले जाने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर गिलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव देखेंगे। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल के साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों ने कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही। शहरों में होने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडार में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूँ, जौ, सेम, गेहूँ वगैरह जो थे
रबी फसल के अंतर्गत मसूर दालें काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई। सर्दियों के लिए कुछ भी बचा था तो उसे खा पी कर खत्म कर देने के पश्चात देहाती ग्रामीण लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खादों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें पेड़ों की टहनियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे के पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। गिलेन का ये दिया हुआ है। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं कितनी बड़ी है, विशाल। जल तक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। एग्जाम्पल के लिए एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शन अवश्य होता था। देख सकते हैं। रोमन छावनी विंडोज निशा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम शती ईस्वी का प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। इस तरह से आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और ये नेक्स्ट यहाँ से हम लोग तीसरी शताब्दी को पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो लंबी होने के कारण मैं दूसरा पार्ट में यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। तीसरी शताब्दी, उसका लिंग, साक्षरता, संस्कृति, इन सब को आगे देखेंगे क्या क्या था। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप वीडियो में न्यू है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कृपया आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है।